योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है कि फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी आपकी उलझनों को सुलझा सके ताकि आपकी प्लानिंग को बेहतर दिशा मिल सके। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे इन्वेस्ट ऑनलाइन के अभिनव एंग्रेश। आपका स्वागत है अभिनव। शुरुआत करते हैं पहले कॉलर के साथ। सतनाम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग, आपका सवाल क्या है सतनाम सिंह जी? गुड इवनिंग टू यू जी। मेरा सवाल है, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स के अभी चार फंड है। ING, वैश्य, एग्रेसिव, जिसमें मेरा 2000 रुपीज है। रिलायंस ग्रोथ 2000 रुपीज, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप 2000 एंड HDFC प्रूडेंस 2000। अच्छा, मेरे पास ये सारे म्यूचुअल फंड है। अभी मेरी सैलरी है 73,000 रुपीज। अच्छा, एंड मेरी एज है 24 ईयर्स। ठीक है। मेरे को ये प्लान करना था अभी इन नेक्स्ट कमिंग 10 इयर्स मेरे को 50 लाख इकट्ठे करने हैं। ठीक है। तो मेरे को कैसे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा? आपने इन फंड्स में कितने पैसे लगाए हुए हैं? टोटल 8,000 रुपीज है। टोटल 8,000 है। क्या आप फंड्स का नाम एक बार फिर से दोहराएंगे? ING, वैश्य, एग्रेसिव, ओके, रिलायंस ग्रोथ, ओके, सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप, ओके, HDFC प्रूडेंस। ठीक है। आपका और कोई सवाल है? हाँ जी, एक और सवाल है कि लाइक हमारे में GPF की एक वो है, तो मेरा GPF 25,000 रुपीज पर मंथ कटता है। ठीक है। तो सिप ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर उसमें कलेक्टिव अमाउंट डाल के एक म्यूचुअल फंड में कुछ लंबी अवधि के लिए रख लें? बिकॉज GPF में इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ठीक है, एवरी ईयर। ठीक है। लेकिन सिप में अगर हम, जैसे मैंने हिसाब लगाया कि तो पूरे जितना हमने अमाउंट डाला उस पर इंटरेस्ट देता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ये भी क्लियर कर दीजिए। ठीक है, जरूर। अभिनव, सबसे पहला सवाल, जिन्होंने फंड्स के नाम बताए हैं, 8,000 रुपए कुल मिला के ये इन फंड्स में डालते हैं, तो क्या लगता है आपको ये फंड्स का जो सिलेक्शन है वो ठीक है इनके लिए? कविता, देखिए, जो पहले तीन फंड ने बताया, ING, वैसा का अग्रेसिव फंड, रिलायंस ग्रोथ एंड सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप, ये तीनों फंड्स ने कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। नेचुरली आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे सब इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं, बट अगर कंसिस्टेंटली इन परफॉर्मेंस रहे तो नेचुरली आपको शिफ्ट करके दूसरी स्कीम्स चूज़ करनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा HDFC प्रूडेंस को छोड़ के बाकी तीनों फंड्स को स्विच करें। अगर ये सेम कैटेगरी में जाना चाहते हैं, सेम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो इनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप और मल्टी कैप काइंड ऑफ फंड्स की फोकस की तरफ ज़्यादा है। तो या तो वो रिलायंस का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी चूज़ कर सकते हैं, HDFC मिड कैप फंड भी चूज़ कर सकते हैं। इन दो फंड्स में करें बिकॉज अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो 3 फंड्स रखें और एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ भी रखें टू हेज इन्फ्लेशन। जनरली हम भूल जाते हैं कि गोल्ड एक बहुत ज़रूरी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और अब जब रिटर्न थोड़े नीचे आ गए गोल्ड के, सबको लगता है गोल्ड से दूर भाग जाना चाहिए, बट एक्चुअली SIP कर रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, गोल्ड इज वेरी एसेंशियल टू हैव इन द पोर्टफोलियो। तो लंबी अवधि के लिए ये सोने में निवेश कर सकते हैं? हाँ, तो बट नॉट एक्सीडिंग 10% और मैक्सिमम 12% ऑफ द पोर्टफोलियो, बिकॉज आप प्राइमरीली उसको एक इन्फ्लेशन हेज करने के तरीके से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? और ये 3 फंड्स एग्जिट करके 2 फंड जो मैं रिकमेंड किए उसी में रहे। अगर ये मिड कैप मल्टी कैप कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो जो इनकी एग्जिस्टिंग कैटेगरी है। क्या ये सही कैटेगरी है अगर हम आम निवेशक के लिहाज से पूछे? क्या मिड कैप? एज काफी यंग है, 24 इयर्स के हैं बताया है, तो अब ये एज पे थोड़ा रिस्क ले भी सकते हैं नेचुरली, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर 10 इयर्स परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो ही कैन स्टिल एक्सटेंड टू 15 इयर्स, 20 इयर्स आल्सो अगर जरूरत है तो। और SIP कर रहे हैं तो एवरेजिंग में इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो सेम कैटेगरी में रहें तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम व्हाई कांट बी इन्वेस्टेड। तो सतनाम सिंह जी, जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब है, आप सिर्फ HDFC प्रूडेंस जो आपका करंट पोर्टफोलियो है सिर्फ इसी फंड में बने रहें, और जो बाकी के 3 फंड हैं उसके अलावा आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी और HDFC मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही आप कुछ निवेश सोने में जरूर करें, खासतौर से अगर लंबी अवधि का नजरिया आप लेके चलते हैं तो। अभिनव, अब इनका जो दूसरा सवाल है उसका क्या जवाब होगा? क्या GPF में ये पैसे डालते रहें या कुल मिला के वहां से पैसे निकाल के कहीं और डालना चाहिए इन्हें? देखिए, ग्रुप प्रॉविडेंट फंड की जो बात कर रहे हैं, नेचुरली रिटर्न्स अच्छे हैं, 8.7% है, कंपाउंड एनुअलाइज होते हैं, बट यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स, राइट? अगर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखनी है और अभी आपकी एज इतना फेवर कर रही है तो क्यों नहीं दूसरे ऑप्शंस लें? अगर आपको डेट फोकस रहना है तो ऑफ कोर्स जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट 12-13% जो जाती होगी GPF में उसको जाने दें, पर बैलेंस ऑफ दूसरे डेट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, प्लस आपके पास लिक्विडिटी भी रहती है वो फंड से, अगर अपॉर्चुनिटी आए तो आप यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी इनकम फंड्स होते हैं,
जिनमें 30-40% एक्सपोजर होता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट विंडो सिक्योरिटीज, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनमें अभी इंटरेस्ट रेट्स अगर फॉल होंगे तो ये फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 11-12% का रिटर्न इन द नेक्स्ट 1-1.5 ईयर मिनिमम इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फंड्स गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। जीपीएफ कंटिन्यू करें डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूँगा उसमें से निकाल के कॉर्पस इन्वेस्ट करें, पर उसमें सारा कॉर्पस उसमें नहीं इन्वेस्ट करें। तो किस तरह से लगाएं आप, अगर कुछ उदाहरण के तौर पे इन्हें कुछ समझा सकें, कुछ फंड्स के नाम और कितना परसेंट उन्हें एलोकेट करना चाहिए? देखिए जीपीएफ में 10-12% रहे, इस टाइम पे वो डेट में पहली बात रहना क्यों चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। इन्होंने ये भी कहा है कि इनको 50 लाख का एक कॉर्पस चाहिए इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो वो कॉर्पस उनको अचीव करना है तो 8,000 के इन्वेस्टमेंट से अचीव नहीं होगा। यू विल हैव टू इंक्रीज दैट कॉर्पस टू एटलीस्ट अबाउट 17-18,000 टू रीच द कॉर्पस ऑफ 50 lakhs। तो क्या टोटल इन्वेस्टमेंट आप 8 लाख भी नहीं कर रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो डेट अनलेस इंपॉर्टेंट, अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हैं, आप नहीं ले सकते उतना एक्सपोजर, तो फिर आप डेट में रहें। अब डेट में काफ़ी इनकम फंड यूज़ करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम फंड है, आईडीएफसी सुपर सेवा इन्वेस्टमेंट प्लान है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आप ऐसे फंड्स यूज़ कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में है, जो इनकम की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। नेचुरली ये फंड्स में 1 ईयर का एग्जिट लोड भी होता है, बट ये फंड्स तभी काम आते हैं अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, एसआईपी की टाइप ही करेंगे, तो मेरे हिसाब से इक्विटी में रहना इज बेनिफिशियल टू हिम कंपैरेटिवली। फिर भी और भी ज्यादा कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो फिर बैलेंस की तरफ है इक्विटी नहीं। जैसे प्रूडेंस भी एक बैलेंस फंड है, बट एक काफी अग्रेसिव बैलेंस फंड है जिसमें अबाउट 75% इज एक्सपोज टू इक्विटी एंड 25% इज डेट। आइडली 60-40 का कॉर्पस होना चाहिए, 60% इक्विटी एंड 40% डेट। तो वो फंड्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड। तो मेरे ख्याल से रीस्ट्रक्चरिंग करें तो बेटर है। अभी वो सिर्फ वो 8.7% के फोकस लेके चले। आई थिंक इन दिस एज ही कैन अफोर्ड टू टेक द ऑप्शन ऑफ गेटिंग इनटू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल। तो सतनाम सिंह जी, आपको सलाह यहाँ पे यही मिल रही है कि जीपीएफ में आप बने रहें, 10 से 12% जो है आपका एक्सपोजर उसमें होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपकी एज भी है, आप अभी सिर्फ 24 साल के हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप जरूर इक्विटी की तरफ ध्यान दीजिए और अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें ईमेल से आया है, अभिषेक गोस्वामी ने भेजा है। इनकी उम्र 29 साल की है और कुछ फंड्स में इन्वेस्ट ये ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है जिसमें ये डाल रहे हैं 5,000 रुपए, आईसीआईसीआई फोकस्ड ब्लू चिप में डाल रहे हैं 2,000 रुपए, बीएसएल इंडिया जेन नेक्स्ट में डाल रहे हैं 2,000 और एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस में 2,000, साथ ही एचडीएफसी इक्विटी और आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड में 2,000 की एसआईपी ये ऑलरेडी कर रहे थे, जिसे इन्होंने अब रोक दिया है। और इसी के साथ अभिषेक को 2 साल में शादी भी करनी है, तो जानना चाहते हैं कि मौजूदा निवेश से 15 साल में ये कितने पैसे जुटा पाएंगे। कविता, देखिए इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिलहाल ज़्यादा नहीं है जी। अगर मैं ये मेरे ख्याल से साल के 20,000 रुपये कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन में, तो आप रफली पकड़ें तो 1,700 रुपये महीने के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं अग्रेसिवली भी प्लान करूँ तो मेरे हिसाब से ये 15% पे अगर इनको रिटर्न आता है एनुअली, विच इज क्वाइट अग्रेसिव, तो 25 लाख से ज़्यादा कॉर्पस नहीं बनेगा। तो ये इनको अपना कॉर्पस बढ़ा के 5,000 के आसपास लाना चाहिए। ओके, एंड देन यू शुड टेक अ कॉल ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी। सो थोड़ा सा अमाउंट कम लग रहा है मुझे, जो इनको कॉर्पस अचीवमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से इनको बढ़ा के थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको कितना अमाउंट इनको लगता है कि इन्हें और इन्वेस्ट करना चाहिए? तो 5,000 तक का महीने का एसआईपी करें, तो इनकी इनका एक कॉर्पस अचीव हो सकता है। और अभी आई थिंक 4 फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, दे कैन स्टे इन्वेस्टेड इन दिस 4 फंड्स। जो फंड्स इन्होंने रोके हैं वो नेचुरली इन्होंने रिटर्न्स देख के ही रोके होंगे पास के, बट हमेशा हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको इवैल्यूएट करें, अपना शॉर्ट टर्म में ना रिकमेंड आप उसको असेस करें, बिकॉज जनरली इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके सारे फंड जो आप इन्वेस्टेड है हर क्वार्टाइल में टॉप फंड रहेंगे। बिकॉज हो सकता है कि फंड मैनेजर कुछ कॉल लिया है जो इवेंचुअली जाके बेनिफिट करेगा फंड को, थोड़ा फंड कंजर्वेटिव हो गया है, थोड़ा ज़्यादा कैश में आ गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऑफ कोर्स ओवर पीरियड आपको असेस करना चाहिए, बट नॉट एवरी क्वार्टर की वो हो गया तो बंद करके दूसरी स्कीम ले लो एंड सो ऑन, यू नो। सो अभी के फंड अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा फंड्स खराब हैं, डेफिनेटली अच्छे फंड्स ने 4 फंड चूज किया, उसमें कंटिन्यू करें, थोड़ा अमाउंट बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस टू पोर्टफोलियो। तो जैसे कि इनका सवाल है कि 15 साल में कितने पैसे ये जुटा पाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आपको अगर ये प्रेजेंट निवेश की ही बात करें, करंट निवेश की बात करें, तो कितने पैसे जुटा पाएंगे? मेरे ख्याल से 17 से 18 लाख रुपए तो जमा कर सकते हैं दिस वैल्यू व्हिच इज इन्वेस्टिंग राइट नाउ। लेकिन आपको ये कम लग रहा है और इनको और
ज्यादा निवेश करना चाहिए। गोल्स आर हायर। बिल्कुल। तो अभिषेक, आप जब कभी भी हमारा शो देखें, आपको सलाह यही दी जा रही है कि जो आपका जो करंट निवेश है वो सही है, लेकिन आपको थोड़े से इसमें पैसे और डालने चाहिए, इसी को बढ़ाना चाहिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। चलिए, इसी के साथ अभी लेंगे एक ब्रेक, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ आप यहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव एंग्रिश। लेते हैं अगला सवाल। हमें ईमेल भेजा है कविश ने और ये जानना चाहते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है। अभिनव, मैं आपको इनके पोर्टफोलियो के बारे में ज़रा बता दूं। इनकी जो स्कीम्स हैं, रिलायंस रेगुलर सेविंग्स फंड में डालते हैं ये 1000 रुपये, HDFC इक्विटी फंड में डालते हैं 1000 रुपये और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में डालते हैं 2000 रुपये। 10 साल का नज़रिया है इनका। जानना चाहते हैं कि जो अभी इन्होंने फंड सिलेक्ट किए हैं क्या ये ठीक है या कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? कविता, HDFC इक्विटी एंड रिलायंस रेगुलर सेविंग्स थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है दोनों फंड्स की। यही फंड हाउस के आप दूसरे फंड्स भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। जैसे रिलायंस रेगुलर सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ में ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे HDFC इक्विटी आप उसको HDFC मिड कैप में ले सकते हैं। दीज टू फंड्स आर बेटर परफॉर्मिंग। मेरे हिसाब से शिफ्ट करके इनको इन फंड से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है। IDFC आई विल सजेस्ट यू कैन कंटिन्यू विद IDFC प्राइमरी इक्विटी फंड। ये मैं इनको रिकमेंड करूंगा फिलहाल स्प्लिट करने के लिए। तो सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पर ही आप मना कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली नॉट। देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, प्योरली परफॉर्मेंस इज नॉट द रीजन, बट नेचुरली अगर कोई फंड कॉल भी लेता है, जैसे एक इक्विटी फंड है जो मल्टी कैप फंड है, अगर ये फंड कंसिस्टेंटली नॉन परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फंड्स, यू नो, साइज ऑफ द फंड प्रोबेबली आल्सो एंड द इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ दैट। तो कब तक आप उसका वेट करेंगे? अगर बाजार चढ़ने के बाद भी अगर आपका एवरेज SIP रिटर्न्स नहीं आ रहा है और गिरते बाजार में ज़्यादा आपको लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली इज अ प्रॉब्लम विद द फंड। तो इट मेक्स सेंस टू मूव आउट, टू गो टू बेटर फंड विच आर परफॉर्मिंग इन द सेम कैटेगरी। इसके साथ हम काफ़ी टेक्निकल्स भी देखते हैं, जैसे आप कभी आप बीटा चेक करते हैं, फंड का अल्फा चेक करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। और SIP कर रहे हैं तो व्हाई नॉट बी इन मोर अग्रेसिव फंड्स, बिकॉज आप वैसे ही एवरेजिंग कर रहे हैं, राइट? और कैटेगरी भी वही है इनके, वही मल्टी कैप वही मिड कैप कैटेगरी है। तो व्हाई नॉट टेक मोर अग्रेसिव फंड्स, बिकॉज एवरेजिंग में वैसे ही आपकी यू नो रिस्क लिमिटेड हो जाती है। तो दैट्स द होल प्लान। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छा टिप है बाकी दर्शकों के लिए भी कि जब अपनी फंड सिलेक्शन जब करते हैं तो फंड की परफॉर्मेंस जरूर हमें देखनी चाहिए, उसको बेंचमार्क ना बनाएं और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस नहीं देखें। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन जब मार्केट मूव हो रहा है उसके इंडेक्स के हिसाब से भी चेक करें, और जब मार्केट गिर रहा है तो भी इंडेक्स पे कितना इसको इफेक्ट आ रहा है। तो अगर वो ज़्यादा ही कंसिस्टेंटली अनपरफॉर्मेंस हो रही है तो फिर इन्वेस्ट करके मतलब नहीं। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में हमारा फोकस है आज म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव एंग्रिश। लेते हैं अगले कॉलर का सवाल। नारायण है हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड इवनिंग नारायण, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैं नासिक महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं ये आपका शो लगातार 2-3 सालों से देख रहा हूँ और इसी से मोटिवेट होकर मैंने म्यूचुअल फंड में और कुछ टर्म प्लान वगैरह ले रखा है। बहुत अच्छी बात है जी। मैडम, मैंने चाइल्ड एजुकेशन के लिए अपना 4 फोलियो में आपके पास पैसे भेजा है, जिसमें है रिलायंस ग्रोथ फंड ग्रोथ ऑप्शन 1500 रुपया, ICICI प्रूडेंशियल डायनामिक 2000 रुपया, फ्रैंकलिन इंडिया में 1000 रुपया, टाटा इक्विटी PE फंड में 1500 रुपया। तो टोटल मैंने किया है अपने बच्चे के लिए। बच्ची की उम्र है 4 साल। उसके हायर एजुकेशन के लिए मैं फिलहाल इससे स्टार्ट किया है। तो ये मेरा कैसा फंड चूज किया है, इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है क्या? जरूर। और दूसरा है कि रिलायंस मनी मैनेजर इसलिए ले रखा है मैंने क्योंकि मैं अविवा का टर्म प्लान रखा है, 5000 प्रीमियम उसका। अपोलो का हेल्थ प्लान है, उसके लिए 9000 प्रीमियम देना होता है, और एक LIC का पॉलिसी 10000 है। 3 प्रीमियम चुकाने के लिए हर साल मैं
पैसा इकट्ठा करने के लिए 3000 में रिलायंस मनी मैनेजर में डालता हूँ और 1 साल के बाद उसको विड्रॉल करके ये प्रीमियम भरने के लिए मैंने किया है। तो ये रिलायंस मनी मैनेजर कैसा है, इसके संबंध में आपका राय चाहिए थी मुझे। जरूर जरूर। अभिनव, सबसे पहले तो चाइल्ड प्लान जो इन्होंने लिए हैं उसके बारे में आप बताइए। कविता, चाइल्ड प्लान्स नहीं है, उन्होंने इसको चाइल्ड प्लान की तरह एक स्ट्रक्चर किया है। देखिए, जो 3 इक्विटी फंड्स है, रिलायंस ग्रोथ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ब्लू चिप एंड टाटा प्योर इक्विटी, अगेन आर नॉट डूइंग टू गुड एज फंड्स। मैं रिकमेंड करूंगा इनसे एग्जिट करें। ठीक है। ICICI डायनामिक प्लान एक अच्छा फंड है, एक कंजर्वेटिव फंड है, पर पोर्टफोलियो हेज करने में अच्छा रहता है, जो इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती, थोड़ा डायनामिकली मैनेज होता है फंड ये, उसको कंटिन्यू करें। अगर ये लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अगर ये मेरे ख्याल से एजुकेशन के लिए जमा कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो आई थिंक 15 साल तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा इनका। तो बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में इन्वेस्ट करें, एक अच्छा लार्ज कैप फंड है ये। उसके बिसाइड्स एक अग्रेसिव मिड कैप फंड में रिकमेंड करूंगा, SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड, जो एक काफ़ी अग्रेसिव मिड कैप फंड है, पर अगेन 15 साल का पीरियड है, तो उसमें अगर SIP कर रहे हैं तो एक एवरेजिंग के हिसाब से अच्छा बैलेंस हो जाता है पोर्टफोलियो। गोल्ड भी रिकमेंड करूंगा 10%, तो गोल्ड फंड या कोटक गोल्ड या रिलायंस गोल्ड फंड, जो गोल्ड फंड को पसंद दे रहे हैं, प्रैक्टिकली रिटर्न सबके सिमिलर हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट करें। और जो एग्जिस्टिंग दूसरा चौथा फंड है ICICI, उसको कंटिन्यू करें, इसके बगैर और कोई फंड की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, राइट। अब जब ये रिलायंस मनी मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये कॉपर्स जमा करके एंड ऑफ द ईयर उसको पे करते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं ये। एक तो ये चाहे तो क्वार्टरली प्लान भी ले सकते हैं प्रीमियम पेमेंट्स के, अगर चाहे तो वो एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये पैसे फ्री होके उसको भी डाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द SIP अमाउंट, बिकॉज अभी अननेसेसरी ब्लॉक कर लेते हैं, बिकॉज मनी मैनेजर कोई और कुछ नहीं, एक लिक्विड प्लस ही फंड है, जो आप जनरली कॉल मनी और इसमें सब इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज़ कोई एग्जिट लोड वगैरह नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फंड्स रखते हैं, पर अगर एवरेजली हर महीने इसमें सिर्फ इसी रीज़न के लिए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से क्वार्टरली ऑप्शन चूज़ कर लें और वहाँ पे पेमेंट्स कर लें, और अगर लिक्विडिटी बचती है तो उससे SIP ऑप्शंस ले लें। तो आई थिंक फ्रॉम दैट कैटेगरी दैट मेक्स मोर सेंस देन इसको हर महीने लिक्विड फंड में डालने के लिए, बिकॉज इवेंचुअली तो आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लिक्विड फंड जनरली इतनी पीरियड के लिए रखते नहीं है, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये लिक्विडिटी के साथ कि कोई और फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो फिलहाल लिक्विड फंड से निकलने की सलाह आप यहाँ पर नारायण जी को अगर इनके पास ऑप्शन है क्वार्टरली पेमेंट्स का, हो सकता है इन्होंने जो पॉलिसी शायद चूज करी हो शायद नहीं हो, तो पहले चेक करें, अगर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टर्म प्लान्स में क्वार्टरली हाफ ईयरली पेमेंट ऑप्शंस होते ही हैं, तो ही कैन चूज दोज ऑप्शंस। चलिए, तो यहाँ पे लिक्विड फंड से निकलने की सलाह आपको दी जा रही है, लेकिन आप अपनी डिटेल्स, अपनी पॉलिसी डिटेल्स जरूर चेक करके डिसीजन लें। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा हुआ है और ये हैं सुजीत कुमार जी। सुजीत जी, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। या गुड इवनिंग मिस कविता। हाँ जी जी, मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रीडम लाइफ एडवांटेज इंश्योरेंस में, एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, बट आई जस्ट मैं कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहता हूँ, बिकॉज लाइक इन इंश्योरेंस में मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मुझे लॉन्ग टर्म है, एंड सी लाइक माई कॉर्पस इज की मुझे अगले 3 और 4 ईयर में आई नीड टू सम बाई, मुझे घर खरीदने का है, आफ्टर 2 ईयर जस्ट आई एम गोइंग टू मैरिज, मेरी मैरिज है, सो दैट्स वाई मैं अपनी जो भी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ वो सेफियर साइड में एंड एज पर मैं अपनी प्रॉफिट भी देखना चाहता हूँ, तो दैट इज बेटर मैं फ्रीडम लाइफ एडवांटेज को कंटिन्यू करूँ। मैं अपनी 30,000 ईयरली है और दिस मैं 50,000 हाफ ईयरली पे कर रहा हूँ, और दिस इंस्टेड मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे रिटर्न किधर ज्यादा आएगा एंड विच इज सेफियर फॉर मी। तो किस तरह से इन्हें अपने निवेश की शुरुआत करनी चाहिए अभिनव? ये कविता मेरे ख्याल से इनको काफ़ी या तो मिसगाइड हुए हैं या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है इनको। ये फ्रीडम लाइफ डेफिनेटली एक इंश्योरेंस प्लान है, बट अगर 3 या 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ पैसे नहीं बनेंगे, मेरे ख्याल से नुकसान ही होगा अगर ये तब पैसे निकाल भी पाए तो, राइट, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एनीवे आपको 5 साल तक आपको एग्जिट ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं करने के लिए। अगर किसी तरह एग्जिट कर भी लें तो इनका कॉपस काफ़ी छोटा हो जाएगा, इन्वेस्टेड अमाउंट डेफिनेटली नहीं आएगा बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यूअर्स को समझना है कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी क्लब नहीं करें। आप इंश्योरेंस को प्योरली जो कवर ऑफ रिस्क का मीनिंग होता है उसके हिसाब से सिर्फ टर्म प्लान ही लें और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखें, बिकॉज इंश्योरेंस आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो अब मुझे पता नहीं इन्होंने कब स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट और कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, पर आई थिंक कुछ साल तो कंटिन्यू करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल, अभी इनकी उम्र ही 26 साल की है, तो मेरे ख्याल से इनके पास काफी टाइम भी है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पे डिपेंडेंट नहीं रहे कि इससे इनको लिक्विडिटी मिलेगी 4 साल बाद या 3 साल बाद, इनको जैसे बता रहे हैं। दूसरा 3-4 साल सेकेंडली इतना बड़ा पीरियड भी नहीं है कि इसमें मैं इनको SIP रिकमेंड करूँ इक्विटीज के लिए, राइट, बिकॉज अगर आप एवरेजली देखें, अगर आप 3 साल तक हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो आपके एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ओनली फॉर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर इज नो पीरियड टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज। प्लस आप SIP कर रहे हैं तो डजंट मेक सेंस। अगर आप SIP कर रहे हैं तो आप 7 साल, 10 साल, 15 साल ऐसा पीरियड देखें, तब आपको उसका बेनिफिट दिखता है। इन दिस सिचुएशन इनको बेस्ट है कि एक मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म डेट ऑप्शन चूज करें, जैसे इनकम प्लस ले सकते हैं या डायनेमिक बॉन्ड फंड चूज कर सकते हैं। तो डायनेमिक बॉन्ड में अगर ये बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड चूज करें या IDFC डायनेमिक बॉन्ड फंड चूज करें। सिमिलरली यही फंड हाउसेस के इनकम प्लान्स भी आते हैं जो ये चूज कर सकते हैं। दोज विल मेक मोर सेंस बिकॉज एटलीस्ट स्टेबिलिटी है आपको, बिकॉज आपका पीरियड बहुत स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि अगर 3 साल बाद अगर आपको फंड्स नहीं मिलते तो अपनी शादी 2 साल और आप पोस्टपोन करेंगे, वो तो होगा नहीं। तो डेफिनेटली यू शुड बी इन अ इन्वेस्टमेंट बिकॉज उनका गोल बहुत डिफाइंड है एंड ही विल नीड द मनी देन। अगर हो सकता है कि वो और एक्सटेंड कर सकते हैं अपना टाइम, तो मैं बोलता हूँ आप इक्विटी में करिए, 7 या 10 साल तक इन्वेस्टेड रहें। पर इन दिस केस आई डोंट रिकमेंड। 30,000 उन्होंने कहा इनकी इनकम है, तो कितना आपको लगता है इनकम प्लान और डायनामिक बॉन्ड्स में जितना मैक्सिमम कर सके? बिकॉज सी इसमें ये एक्सपेक्ट करेंगे एनुअली एनीवेयर फ्रॉम 10 to 12% का एवरेज रिटर्न आएगा, राइट? तो उस हिसाब से अगर प्लान करें 3 साल में कितना बड़ा कॉर्पस नहीं बनेगा, बट जितना मैक्सिमम कर पाएंगे उनको उसमें बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए। तो सुजीत, आपको सलाह यही दी जा रही है कि सबसे पहले इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग रखें, और दूसरा अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनकम प्लान या डायनेमिक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम है तो आपको अपनी जो निवेश की राशि है उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसी के साथ अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आकर सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।